स्वागत है। हमसे रूबरू हो रहे हैं एक ऐसी हस्ती जिन्होंने कांग्रेस के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी। जी हाँ, और वे पार्टी के लिए फुल फ्लैश होकर मैदान में आ गए। वो बिना किसी स्वार्थ के वे कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी की प्रताड़नाओं से तंग आकर उन्होंने जहां नौकरी छोड़ी, वहीं वे अफीम के मुद्दे पर किसानों के लिए अकेले लड़ जाते हैं। हाल ही में उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसके बाद वे चर्चा में बने हुए हैं। जी हाँ, हमारे बीच है राजेंद्र सिंह तोमर, कांग्रेस के युवा नेता। तोमर साहब, आपका इमेज टुडे में स्वागत है। आप बताइए कि आपके जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, आपके जीवन की शुरुआत कैसे हुई और कैसे कांग्रेस से जुड़े? भाई साहब, मैं तो मेरा पिताजी कांग्रेस के नेता थे, सब जिला पंचायत अध्यक्ष रहे मंदसौर के। सीताराम जाजू जी से हम जुड़े हुए, हमारे भाई दादाजी वगैरह सब जुड़े हुए थे। लेकिन मैंने तो पढ़ाई करी नीमच कॉलेज से, एम.कॉम करा, बीएड करा और मैं तो टीचर बन गया था सीतागढ़ सेकेंडरी स्कूल में। लेकिन जैसे 2003 के बाद सरकार बदली तो आप मतलब राजनीति में नहीं थे उस समय? हाँ, मैं राजनीति में कौन था? मेरा भाई था, बड़े वाले भाई मोहन सिंह जी। वो सरपंच थे, वो विरासत उन्होंने संभाली थी। अच्छा। और वो सरपंच बन गए थे, राजनीति वो करते थे। अच्छा। मैं तो पापा क्या? जब भी क्या हुआ, पापा 2005 में पापा का देहांत हो गया, तो और फिर मैं तो नौकरी कर ही रहा था। लेकिन बीजेपी की जो 2003 में सरकार बनी, उसके बाद मेरे को टारगेट पे ले लिया गया, मुझे सस्पेंड करना, परेशान करना, प्रताड़ित करना। खुमान सिंह जी शिवाजी जब विधायक बने, इन्होंने ज्यादा करा और मेरे को परेशान, क्योंकि वो हमारे समाज के वो थे। तो फिर क्या हुआ कि फिर मैं प्रताड़ित होके फिर मैंने रिजाइन दे दिया और नौकरी छोड़ दी। हाँ, नौकरी छोड़ दी, रिजाइन, सरकारी नौकरी रिजाइन दे दिया। और आखिरी बार पदस्थ कहाँ थे? चितागढ़ में था। कितने साल नौकरी की थी? 12 साल तक नौकरी की मैंने। ऐसा? जी। पापा आपके जिला पंचायत अध्यक्ष, वो दौर कैसा था? वो दौर काफी अच्छा था, सेवा का दौर था। मेरे पिताजी बहुत गांधीवादी विचार के थे। वो कांग्रेसी होने के नाते आम लोगों की, गरीबों की सुनते थे। मैंने मेरे पिताजी से मैं उनको आदर्श मानता हूँ। वो आम के लोग जब हमारे घर आते थे, तो जब वो रोते थे, मतलब समस्या आती थी, वो भावुक हो जाते थे, तो मेरे पिताजी भी भावुक होते हुए मैंने देखा है। तो मैं उनके सिद्धांतों और उनके पद चिन्हों पे चल रहा हूँ। आम आदमी के साथ जो अन्याय होता है, वो कैसे लड़ते थे, कैसे मुद्दे उठाते थे, मैं उसी तरह से मैं भी आज भी उनको आदर्श मान के। जिला पंचायत अध्यक्ष कैसे बने थे? दौले सिंह जी तोमर साहब जिला पंचायत अध्यक्ष जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी, सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, पहले अधिकार दिए तो वो अपने वार्ड में चुनाव लड़ लिए, अपने चितागढ़ वार्ड से जिला पंचायत का लड़ लिए, जीत गए। फिर वहाँ मंदसौर भी कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ भी 25 आदमी थे, मतलब नीमच और मंदसौर जिला एक था। जैसे आज 10 वार्ड नीमच जिले के और 15 वार्ड मंदसौर के, तो 25 वार्ड थे। तो 25 सदस्यों में से फिर क्या हुआ था कि 15 वोट इनको आगे थे, 16 वोट, और 9 वोट सामने वाले को आगे थे और ये जीत गए। अच्छा, मतलब कांग्रेस से आप जी आपके लीडर थे कांग्रेस। हाँ। उस समय तो वो पहले जिला अध्यक्ष। हाँ, सारे सत्ता के विकेंद्रीकरण हुआ, बहुत सारे पावर थे, अधिकार थे, कलेक्टर साहब उनके सचिव थे। तो उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए और जनता तक बहुत सारे काम किए। गांव-गांव में राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत स्कूल खुलवाए। उस समय शिक्षा का जो मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उस समय शिक्षा काफी नीचे थी। मध्य प्रदेश में 22% शिक्षा का स्तर था। तो फिर मतलब साक्षरता मिशन चला, नरसिम्हा राव सरकार थी, साक्षरता का गांव-गांव में हर किलोमीटर में प्राथमिक स्कूल खुले। तो राजेंद्र तोमर उस समय कांग्रेस में सक्रिय नहीं थे? जी, मैं तो नॉर्मल बच्चा था। मैं तो पढ़ाई करके नौकरी हासिल कर ली थी मैंने। और फिर क्या है कि मेरा राजनीति में आने का वो मूड नहीं था। मैं अच्छे बच्चे को तैयार करता था। मैं तो मेरे बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं जो आज कई नौकरियों में हैं। मेरे को बड़ी खुशी मिलती है जब मैं वो ऑफिसों में जाता हूँ। और नौकरी छोड़ने का मेन कारण क्या था? मेन कारण यही था कि मैं राजनीतिक पृष्ठभूमि से था, कांग्रेस से था। तो ये आए दिन मेरी शिकायतें करते थे, परेशान करते थे। अधिकारियों से मुझे सूचना पत्र और ये दिलवाते थे। तो फिर मैं परेशान हो गया, मेरे को सस्पेंड करा दिया गया, ऐसी जगह भेज दिया गया। तो फिर मैंने नौकरी छोड़ दी सर, रिजाइन कर दिया और फिर मैं चुनाव लड़ने लग गया। फिर मैं पहला चुनाव में हार गया, दूसरा मंडी का चुनाव जीत गया। पहला चुनाव कौन सा लड़ा? पहला जिला पंचायत का चुनाव लड़ा, जिला पंचायत सदस्य का। हाँ, उसी वार्ड से, उसमें मैं हार गया। फिर दूसरे चुनाव मंडी का आया, मैं लड़ लिया, जीत गया चुनाव। मंडी बोर्ड के सदस्य बने? जी। उस समय अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष, मंडी अध्यक्ष राजू तिवारी। क्या रहा प्रसंग राजू तिवारी के समय? आपने किसको वोट किया था? राजू तिवारी को किया था ना।
ये तो बीजेपी के थे ना। बीजेपी के नहीं थे ना, बीजेपी के तो वो थे अपने बेहुलाल किलोरिया। अच्छा। और फिर ये निर्दलीय थे, तो हमने बेहुलाल किलोरिया को हराने के लिए निर्दलीय उम्मीदवार को जिता दिया था। ये तो फिर बाद में बीजेपी में चले गए। नहीं, पहले तो था उस समय तो उमराव सिंह गुजर को कांग्रेस ने अधिकृत किया था, तो अंदर जाके उमराव सिंह गुजर भी राजू तिवारी के पक्ष में आगे थे क्या? हाँ, वोट नहीं थे ना, वोट अच्छा। वोट थे नहीं, ऐसी परिस्थितियां खड़ी हो गई हाँ। कि भाई वो हम जीत नहीं रहे थे, हाँ। कांग्रेस जीत नहीं रही थी, तो हमने बीजेपी को हराना था, हमारा लक्ष्य बीजेपी को हराना था। हाँ। तो हमने निर्दलीय को सपोर्ट करके ने परिस्थिति के अनुसार वो राजू तिवारी को जिता दिया था और ये बीजेपी को हरा दिया ये था। बात सही है कि उस समय कहा सुना था कि 1-1 करोड़ में बंडी बोर्ड के सदस्य बिके। ये तो पैसे देखो, अफवाह चलती कि इतने पैसे लगे। अभी जैसे भी सरकार गिरी साहब, हाँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया की सरकार गिरी तो नहीं 35 करोड़ रुपए बिके। नहीं तो राजू तिवारी के तो ये तो कहा जाता है कि उस समय जब मंडी अध्यक्ष बने थे हाँ। तो उस समय बेरू दादा इसलिए आगे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, उमराव सिंह गुजर इसलिए तो पैसा नहीं जुटा पाए, लेकिन राजू तिवारी के पास पैसा अच्छा था। उन्होंने एक सदस्य को यहाँ तक सुना था कि 1 करोड़ की बात चली थी, लेकिन 25-25 लाख रुपए दिए गए थे। तो दिए गए होंगे, लेकिन मैंने तो लिया आपने नहीं। लिए थे क्या? नहीं, मैंने तो लिया नहीं। तो मैं कैसे सपोर्ट करते हैं राजू तिवारी को? राजू तिवारी को बीजेपी को हरानी थी, फिर दादा को हराना था, मैं कांग्रेस ही था। तो कुछ तो दिया होगा राजू तिवारी ने। नहीं, क्या दिया? कुछ नहीं दिया मेरे को तो। ऐसा और हमने पूरा सपोर्ट किया, लेकिन वो खुद ही फिर बीजेपी में चला गया, हाँ। खुद उसके कर्मों से निपट गया और हालत बहुत खराब हो गई इसकी। नहीं, कर्म कैसे थे उसके? कर्म कैसे थे आप देखा कि भाई उसने क्रेशर लगाया, चुनाव लड़ा, क्रेशर लगाया, आज 4 दलितों की हत्या हुई, उसमें वो फंस गया। मतलब वो क्या कि बाद में बरी हो गए, वो तो आत्महत्या वाला मामला था। हाँ, बरी हुई ठीक है, लेकिन वो राजनीतिक तो हत्या हुई ना उनकी। आज आगू रहना था, अगर वो सही थे तभी चुनाव लड़ना था उनको, अभी तक रहना था बीजेपी में और काम करना था जैसे हम कर रहे हैं। जो विधानसभा भी लड़ा, विधानसभा भी हार गए वो। तो विधानसभा तो निर्दलीय लड़े, हाँ। तो हमने तो मना किया कि वो विधानसभा मत लड़ो, हाँ। और लड़े तो ठीक है। वो फिर कौन सा चुनाव लड़ा इसके बाद आपने? फिर मैंने जिला पंचायत का महिला सीट आ गई थी, तो फिर मेरी पत्नी लड़ी। कौन से वार्ड? 2015 में वैसी 6 नंबर वार्ड से लड़ी। हाँ। तो फिर क्या हुआ कि हमको मेरे को षड्यंत्रपूर्वक तरीके से हराया गया। ये अध्यक्ष इनको क्या कि मेयर सिंह की पत्नी को बनाना था, ये क्या नाम उसका, अवंतिका जाट को बनाना था। शिवराज ने दबाव बनाया, मेरे को जानबूझ से कलेक्टर में हराया। मैं आगे चल ऐसे कैसे हरा दिया? मतलब मशीनों से 3500 वोट नाटक में बता दिए, मैं वो 1300 से हरा दिया मेरे को, जबकि मैं आगे चल रहा था। त्रिस्तरीय चुनाव उस समय मशीन का उपयोग हो गया था ना, मशीनों का उपयोग हो गया था। जब मैं पूरी तरह से जीत रहा था, शुरू हर एक राउंड में मैं जीतता गया, आखिरी राउंड में जाके ने मुझे हरा दिया गया। और कितने वोट हार गए थे? मैं 1300 वोट से हार गया, 3500 वोट इन्होंने नाटो में गिनवा दिए मशीनों में। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसलिए मैं हार गया, लेकिन वो चुनाव भी मैं जीत गया था, जीता हुआ था मैं। उसके बाद कौन सा चुनाव लड़े? अभी उसके बाद मैं लड़ा नहीं। अच्छा। अभी मैंने तरुण को मौका दिया, तरुण भाई थी मेरे वार्ड से लड़ा, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। तो मैंने कहा तरुण तू लड़ रहा है तो तू भी लड़। तरुण भी अच्छा लड़का था, तो मैंने कहा तू भी लड़ ले एक चुनाव। मैंने उसको जितवाया, आज जीत के काम कर रहा है वो भी। तरुण के सपोर्टर रहे आप? हाँ, तरुण का सपोर्टर है, तरुण अच्छा लड़का है, कर रहा है काम। ऐसा। तो ये जो अभी हाल ही में देखा गया कि जो वीडियो एक वायरल हुआ था जी नारकोटिक्स का, ऐसे बहुत सारे नारकोटिक्स पे नहीं, पुलिस पर भी आरोप लगते हैं कि पुलिस जाती है, झूठे केस बनाती है, नारकोटिक्स पे भी आपने खुलकर विरोध किया, उसका कोई कार्रवाई हुई आप पे? नहीं, अभी तक तो मेरे लोग की कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जब नारकोटिक्स की बात आती है भाई साहब, तो हमारा मन बहुत विचलित होता है। अपन अफीम उत्पादन क्षेत्र में आप भी हो, लंबे समय से आप पत्रकारिता कर रहे हो, आप सारी चीजें जानते हो, आप मेरे से पूछ रहे हो, ये सारी चीजें आप सब समझते हो कि क्या गोरख धंधे होते हैं क्या। मेरा आपसे यही कहना है और सभी मतलब ऊपर तक यही बात बोलना है कि जो नारकोटिक्स अपने अफीम उत्पादन क्षेत्र में सारा नियंत्रण इनके पास है। मतलब रकबा देना, भाव तय करना और मार्केटिंग करना, सारी चीजें इनके पास है। तो फिर तस्करी कहाँ से हो रही है? अफीम उत्पादन क्षेत्र से अगर अफीम जा रही है और उड़ा चुरा जा रहा है तस्करों के हाथों में, तो जवाबदारी तो इन बड़े अधिकारियों की है कि नहीं। इनको पर्याप्त किसानों को पैसे देना चाहिए, पर्याप्त किसानों को संतुष्टि देना चाहिए। अब 2013 से इन्होंने उड़ा चुरा होता है सर, पहले ठेके होते थे, पहले सरकार के ठेकेदार खरीदते थे, तो किसान संतुष्ट थे। अब उन्होंने खुली छूट दे दी। अब क्या हुआ कि उड़ा चुरा को आप ले नहीं रहे हो, तो किसान क्या उड़ा चुरा को फेंकेगा, पड़ा रहेगा, तो उसे कहा तो ले हो या तो। अब ये जाके हम जबरदस्ती दबिश दे रहे हैं और किसानों के घरों में जो पड़ा हुआ ढोड़ा है वो कोई तस्कर तो नहीं, माल पड़ा है तो वही नष्टीकरण करे। मानो बड़े अधिकारी जाके छापा मार दबिश दे रहे हैं, तो उनको एनडीपीएस एक्ट में क्यों फंसाते हो आप? भाई तुम भी तो जला रहे हो। मतलब जो पकड़ा हुआ ढोड़ा चुरा है वो विक्रम सीमेंट में आप जलाते हो, तो वही किसान के घर जला दो ना, वो तो आपके आदमी है, लाइसेंस होल्डर है, लाइसेंस होल्डर, तो वही पे नष्टीकरण करना चाहिए, वही नष्टीकरण कर देना चाहिए।
और वैसी प्रक्रिया है, वैसी प्रक्रिया है। जो एक सर्कल अधिकारी होता है, सर्कल अधिकारी वहाँ फिजिकल करता है और नष्टीकरण की एक प्रक्रिया है। लेकिन ये प्रक्रिया पैसे ले लेते हैं, प्रक्रिया को सीधे साधे किसान है लोग देते हैं और वो बेचारे कर नहीं पाते हैं, और फिर इस तरह से तोल निपटा के ने फिर वो जाके वहाँ ऐसी कार्रवाई करते हैं, झूठी कार्रवाई करते हैं। चलिए ये इस मैटर पर अपन आगे भी चर्चा करेंगे जी। यहाँ बात ब्रेक के बाद फिर आपसे रूबरू होंगे और आपसे जानेंगे कि ना कांग्रेस में आपके वेल विशर कौन है, और भाजपा ने किस तरह से आपको तंग किया। जी जी, तो ये बने रहे नीमच टुडे के साथ, देखते रहे नीमच टुडे। नीमच शहर में पहली बार नए अंदाज में आइए पूरे परिवार के साथ मस्ती, मनोरंजन और खरीदारी का आनंद उठाइए। खरीदारी का सुनहरा अवसर बाजार से बेहद कम दामों में पूरे परिवार के लिए उपयोगी वस्तुएं, क्रॉकरी, स्टील और फाइबर के बर्तन, रेडीमेड हौजरी आइटम्स, फूलों की सजावट और गिफ्ट आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की शानदार दुकानें, महिलाओं के लिए विशेष आकर्षण, ज्वेलरी, चूड़ियां और कानपुर की प्रसिद्ध चप्पलें, किचन ऑफ घरेलू उपयोग की सामग्री, सुंदर और ट्रेंडी रेडीमेड परिधान, बच्चों और बड़ों के लिए झूलों की शानदार रेंज, मिक्की माउस, झूला गेम जोन और पानी की बोट ना पानी, स्वाद का धमाका, बॉम्बे चौपाटी की मशहूर भेलपुरी, कोटा की सुपर सॉफ्टी आइसक्रीम, उज्जैन की प्रसिद्ध मटका, कुल्फी, पॉपकॉर्न, सब कुछ एक ही जगह पर। तो देर किस बात की? अपने परिवार और दोस्तों के साथ आइए ड्रीम वर्ल्ड मेला एवं प्रदर्शनी में, जहां मस्ती, शॉपिंग और टेस्टी फूड आपका इंतजार कर रहे हैं। स्थान: पुरानी नगर पालिका मैदान, बंगला नंबर 60, नीमच। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं: अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। नमस्कार नीमच, हमारे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आपका फिर स्वागत है। ब्रेक के बाद आपसे फिर रूबरू हो रहे हैं राजेंद्र सिंह तोमर, कांग्रेस के युवा नेता। तोमर साहब, कांग्रेस में आपका वेल विशर कौन है, आपका नेता कौन है? कांग्रेस में मेरा नेता तो आप जानते हो, दिग्गी राजा साहब है। राजा साहब मेरा नेता है। मैं राजा साहब को आदर्श मानता हूँ। मीनाक्षी नटराजन जी है, मीनाक्षी जी को मैं अपना आदर्श मानता हूँ। जी जी। नीमच में कांग्रेस के 3 बड़े नेता रहे, नंदकिशोर पटेल, उमराव सिंह गुर्जर और रघुराज सिंह चौड़िया। इन तीनों से कैसी रही आपकी? नहीं, तीनों से तो मैंने तीनों से सीखा है। हाँ। उमराव सिंह से तो मौन रहना सीखा है। हाँ। है ना। और नंदकिशोर पटेल साहब से मैंने सहनशीलता, गंभीरता सीखी है। मैं खुद टीचर रहा हूँ ना, तो मैंने सीखा है लोगों से। और हमारे ये वेल विशर है, अच्छे नेता हैं, क्षेत्र में अच्छा काम किया। कोई अपने अपने समय में बहुत अच्छे पद पे रहे, बहुत अच्छा काम किया। आज भी लोग इनको याद करते हैं। आप याद कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। इन नेताओं को अगर आप जैसे उमराव सिंह गुर्जर से कैसे का? उमराव सिंह गुर्जर से मैंने मौन सीखा है। अच्छा, मौन रहना। रघुराज सिंह जी से मैंने तार्किकता सीखी। तार्किकता कैसे, मतलब समसामयिक तार्किकता, मतलब कैसे जवाब लेना है, कैसे जवाब देना, तार्किकता सीखी उनसे। उमराव सिंह ने भी बगावत की, रघुराज सिंह ने भी बगावत की, तो उनसे बगावत तो नहीं सीखी? नहीं, ये उनके अवगुण नहीं लिए मैंने, उनके गुण मैंने लिए। जो अवगुण है, चलो ठीक है, वो चले गए। वो किस परिस्थिति में वो गए, क्यों गए, मैं उसमें नहीं जाता। उमराव सिंह और रघुराज सिंह दोनों कांग्रेस में ठीक है, बीजेपी में ठीक है? अब कांग्रेस में तो ठीक थे, वो बहुत अच्छे थे, अच्छे ऊंचे ऊंचे पदों पे थे। अब बीजेपी में उनकी क्या हालत हो रही है आप भी समझ रहे हो और हम सब समझ रहे हैं। आज बीजेपी में वो क्या हो गया उनके, बहुत हालत खराब है। बीजेपी वाले कभी मंच पे देखा आपने? कभी उनके विज्ञापन में उनका फोटो लगा?
कभी उनको आगे मंच में, हम तो कांग्रेस में तो उनको बराबर सम्मान देते थे, उनको आगे बिठाते थे, मंचों पे बिठाते थे, उनको नेता मानते थे। लेकिन आज बीजेपी क्या उनको नेता मान रही है? बीजेपी उनको पीछे बिठाती है। दिखा गया, आप खुद भी बहुत सक्रिय हो, आप हर जगह आपके कार्यक्रमों में आप रहते हो, हर पकड़े आपने देखा ही नहीं। तो मैं तो राजनीतिक आदमी। वर्तमान दौर में कांग्रेस की स्थिति बहुत बुरी है और लोग कांग्रेस छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, अपना भविष्य तलाश रहे हैं। ऐसे में आप कांग्रेस में क्यों टिके हो? कांग्रेस का खराब है, कांग्रेस का एक निश्चित वोट बैंक है। क्या कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता? अभी जो मध्य प्रदेश सरकार हमारी बन गई थी, फिर डबल में क्या हुआ, हम से लोगों से हारे। जैसे 50-55 लोग ऐसे लड़े, जैसे सामला जोगचंद जैसे 50 आदमी ऐसे लड़ लिए भाई साहब, उनको हम रोक नहीं पाए। अगर 50 विधायक अपने बन जाते, 55 विधायक बन जाते तो हमारी सरकारी थी। जी आपका बेल्ट नीमच मंदसौर रोड की जो बेल्ट है, अफीम तस्करों का बेल्ट कहा जाता है जी। कहते हैं कि यहाँ पर जो पहले आता है वो पहले तस्करी करता है, बाद में नेता बन जाता है। नहीं ऐसा तो नहीं है। ठीक है, अब ये तो अपभ्रंश रहता है, ये समाज में सब तरह के लोग होते हैं। अब ये मैं कैसे बोल दूं क्या तस्कर है जो उसमें राजनीति में आ गए। जो काला धन तो यही है ना कि नीमच मंदसौर का काला धन राजनीति में ज्यादा फूका जाता है। हाँ जी, हाँ ये तो पता ही है, राजनीतिक हिस्से है, ये सब चीजें चलती है राजनीति में। आपने अभी देखा कि अपन किसानों के लिए आप खुलकर लड़ते हैं और दबंगता से लड़ते हैं। नारकोटिक्स की बात अपन कर रहे थे, पुलिस पर बड़े आरोप लगते हैं इस तरह की कि ना कहीं तस्करी होती है तो बोले कि ना पुलिस छोटे केस बनाती है, और आपके बेल्ट में ज्यादा होता है ये मामला, हरनादा जीरन इधर वाले बेल्ट में कभी आए ऐसे मामले पकड़ने? बहुत सारे मामले आए, मतलब जो बड़े बड़े जो तस्कर हैं वो तो उनको बंदियां देके निकल जाते हैं और छोटे छोटे टारगेट बना दिए जाते हैं। जैसे क्या होता है टारगेट, आप जान रहे हो कि नए नए बच्चों को क्या कि लोग देख के ना उनको माल मंगा के ना पुलिस वाले क्या करते हैं कि टारगेट देके जेलें भरती। मेरा यही तो विरोध है, मेरा अभी विरोध यही तो क्या था कि जेलें भरी हुई, आपने नीमच मंदसौर चित्तौड़ आपने जेलें देखो तो सब नए नए 18 से 35 साल के बच्चों से जेलें भर दी गई और बड़े बड़े लोगों का धंधे चल ही रहे। तो पुलिस बड़े लोगों पर हाथ नहीं डालती? पुलिस तो आप देखो ना, इनका लाइफ स्टाइल देखो, जीवन यहाँ नीमच के जो जमे हुए लोग हैं, नीमच में जो पुलिस अधिकारी हैं, ये इतना माल कमा के जाते हैं, इतना पैसा बना रहे थे, अदर क्षेत्र में अपन जाते हैं वहाँ इतना लिविंग स्टैंडर्ड का है पुलिस का, लेकिन यहाँ लिविंग स्टैंडर्ड देखो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। एक छोटा से छोटा पुलिस वाला भी 18-20 लाख की गाड़ियों में घूम रहा है। तो ये चीजों पर भी संज्ञान लेना चाहिए सरकार। जी। तो ये अभी जैसे आपने बोला कि कई छोटे लोगों को फंसा दिया जाता है, बड़े लोग बच जाते हैं, तो आप भी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, इस संबंध में आवाज क्यों नहीं उठाते? मैंने समय समय में उठाई, मैंने कहा तुम बंदियां खा रहे हो, तुम ये कर रहे हो, मतलब न्याय नहीं कर पा रहे हो, ना तो सरकार के साथ न्याय कर रहे हो ना किसानों के साथ न्याय कर रहे हो। यहाँ के जो बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, नारकोटिक्स के आते हैं, ये उनको संज्ञान लेना चाहिए। अभी अल्कोलाइट फैक्ट्री है, एक शशांक यादव था, आपने देखा जीएम था, उसने मतलब परिणाम प्रभावित करके करोड़ों रुपए गोपी मिष्ठान के डब्बे में पकड़ाए थे, आपको पता। तो उनपे एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई होनी थी कि नहीं होनी थी? आप बताइए, नहीं हुई। और इतना बड़ा प्रभाव किया उन्होंने। एक अक्षय गोयल, अपना गोयल साहब का लड़का है, वो बेचारा कभी उसने अफीम नहीं देखी और उसको अफीम में बसा दिया। वो क्या, मैं तो अफीम जानते ही नहीं हूँ भाई। फिर वो सस्पेंड हुए, तो वो जो अफीम आई थी उसमें उनको सिर्फ नौकरी से निकाल दिया पुलिस वालों को। उन पर भी तो एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई होनी थी और 10 साल तक वो भी जेल में रहते। एक अभी डॉक्टर मंदसौर में एक डॉक्टर साहब का मामला आया था, तो बड़े बड़े लोग लग गए तो उनको छुड़ा दिया। और ये गरीब लोगों में कौन सुन रहा है? सारे गरीब लोग ऐसा भी देखा कि जो अफीम में जो लोग पकड़े जाते हैं वो बेचारे दिहाड़ी मजदूर रहते हैं, कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई क्लीनर है, कोई बील है, कोई बेड़ा है, जो केवल सप्लाई के तौर पे काम करते हैं। जी। बड़े लोग क्यों नहीं आते हैं? तो बड़े लोगों की तो इनकी साठगांठ रहती ना, साठगांठ करते हैं बड़े अधिकारी और बड़े माफिया, तो वो तो पकड़ते नहीं है ये लोग। इन लोगों को टारगेट देके कानूनी खानापूर्ति कर देते हैं, रिकॉर्ड में ले लेते हैं, साहब हमने इतने केस बने साफे बांध लेते हैं, सम्मान पाल लेते हैं। क्या किसान तस्करी करता है? किसान तस्करी क्या करता है? किसान तो माल पैदा करता है, अब उसको उचित भाव नहीं मिलता है। अब एक तो बाजार में माल 1.5 लाख रुपए किलो बिक रहा है अफीम, और एक आप 1100 रुपए किलो दे रहे हो, तो कितनी बड़ी विसंगति है भाई साहब। उसको दो ना आप उचित भाव, तो किसान तस्करी नहीं करेगा। डोड़ा चूरा आप ले नहीं रहे हो, एक तरफ डोड़ा चूरा खुला छोड़ दिया आपने तस्करों के लिए, 829 का दुरुपयोग कर रहे हो। 829 का धारा होती है,
8-29 क्या होती है वजह से आदमी मेन मौके पे आदमी पकड़ाया, वो तो मेन बन जाता है, 8-18 लग जाती है। 8-29 का मतलब कि वो कहाँ से लाया, तो ये क्या करते हैं 8-29 का दुरुपयोग करते हैं और उन लिस्ट बना लेते हैं जिनके लाइसेंस होते हैं उनके तेरे से लाया, जिनके फोन में नंबर होते हैं उनसे जाके ना ये वसूली कर लेते, तेरा नाम नोटिस देंगे, नोटिस नहीं देते, डायरेक्ट कर जाते हैं तेरा नाम आ रहा, तेरा नाम आ रहा, तेरा नाम आ रहा, इन करके फिर लाखों की वसूली कर लेते हैं। ऐसा तो इसलिए 8-29 का जो तो ये जो कांग्रेस के शासन में डाला है, भाजपा के शासन में डाला है, कांग्रेस की तो सरकारी का 20 साल हो गए सर, सब तो यही हो रहा है ना। अब आप देखो कांग्रेस के समय में तो ऐसा नहीं होता था, जी। और कांग्रेस के समय में तो पारदर्शिता के साथ नीतियां बनती थी, मीनाक्षी नटराजन थी, 4-4 आरी के पट्टे मिलते थे, आज 5-5 आरी के पट्टे मिल रहे हैं, सीपीएस कर दिया गया, कोई बात मिला मीनाक्षी। सीपीएस सिस्टम किसानों के हित में क्या है, सीपीएस किसानों के हित में क्या है, किसानों के ना तो किसानों के हित में न सरकार के हित में। आज देखो अभी युद्ध हुआ, तुर्की से अपन पोस्ता दाना मंगाते, आज भारत में कुपोषण की अगर अपन बात करें तो भारत में विश्व का 40% लोग कुपोषित बच्चे हैं अपने भारत में। तो पोस्ता दाना एक कुपोषण को दूर करने का एक पौष्टिक आहार है। तो हमारा यही कहना है कि पोस्ता दाना आज तुर्की से आ रहा है, 2-2 लाख रुपए किलो हो गया। नहीं रकबा कम है तो किसानों के पास माल तो है नहीं, तो रकबा बढ़ाओ, पोस्ता दाना सरकार खरीदे और आंगनवाड़ियों में दे, तो ये कुपोषण दूर होगा, हमारा यही कहना। और सस्ता भी होगा तो आम बच्चे उसका उपयोग करेंगे, खाएंगे पिएंगे, दूध निकलता है उसका, पौष्टिक होता है, कुपोषण दूर होता है। हमारा हमेशा से मेरा देखो, आप फेसबुक पर देखो, जहां मेरे को मौका मिलता है मैं यही कहता हूँ कि ये फ्री करो, अफीम को जला दो ना, तुम 1100 रुपए किलो में ले रहे हो, जला दो अफीम को, फेंक दो समुद्र में, डिस्ट्राय कर दो, जला दो, लेकिन पोस्ता दाना तो दो नहीं। लेकिन मान लो अफीम से अफीम तो दवाएं बनती है ना, जीवन रक्षक औषधि है वो तो। हाँ, कोडिन फास्फेट बनता है, मार्फिन बनती है, दवाएं, तो दवाएं तो उचित भाव दो ना। प्रबंधन में किसानों को लाइसेंस दे रहे, फैक्ट्री में एक ही आदमी शशांक यादव जो उसने गड़बड़ी करी, तो जो किसान के जो लाइसेंसदारी है उनको भी, हमारे किसानों को भी प्रबंधन में हिस्सेदारी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। एक ही आदमी कर रहा है, वो सब गलत काम कर रहा है। नारकोटिक्स विभाग में हमारे किसानों के जो नारकोटिक्स विभाग हमारे अफीम की मार्केटिंग कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है ना, तो मार्केटिंग में लाभांश और डिविडेंड हो रही है। किसानों को प्रबंधन में किसानों की हिस्सेदारी होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, किसानों का चुनाव होना चाहिए, प्रतिनिधि और डीएनसी के पास बैठना चाहिए, जो भी मीटिंग वगैरह हो तो किसानों की राय नहीं ली जाती, सारी नीतियां दिल्ली से थोप दी जाती। हर साल नीतियां बनाने की क्या जरूरत है, एक जैसी नीति रखो ना, क्या मौसम एक जैसा रहता है, नीति में अफीम का दाम भी घोषित नहीं होता है। हाँ, बार-बार नीतियां बनाते हो, किसान विरोधी नीतियां बना लेते हो, किसानों से पूछा नहीं जाता। तो आपने अफीम के मुद्दे पर तो अपनी बेबाक राय रखी, और अफीम की लड़ाइयों को तो मैंने देखा, आप अफीम किसानों की लड़ाई लड़ते रहते हैं। नारकोटिक्स विभाग से भी आप अकेले मिल गए थे, उस मामले में सुना कि पुलिस ने आपको नोटिस जारी किया? नहीं, पुलिस थाने से फोन आया था कि आवेदन देके गए, आप भी आवेदन दो, तो मैंने कहा डर नहीं लगता कि ये शासकीय कार्य में बाधा डालने का? डर तो लेकिन हम कांग्रेसी लोग हैं, हम डरते नहीं है मरने में। या एनडीपीएस केस मिल जाता है कभी? तो एनडीपीएस तो सबको पता है कि मेरा तो लाइसेंस है ना, मैं कभी सबको पता है राजन सिंह ना तो अफीम के पास जाता, ना मेरे को वहां मालूम, ना कुछ नहीं मालूम, कैसे पता है? इतनी सारी जानकारी तो आपने बताई थी। तो जानकारी तो हम जागरूक लोग हैं ना सर, हमें तो पढ़ा लिखा टीचर रहा, तो हाँ हमारे सब किसान परिवार है, हम किसानों से जीत के आया हूँ, तो किसानों का दुख दर्द समझता हूँ। जेल में गया हूँ, मेरे को कई बार जेल में कर दिया इन्होंने, इलेक्ट्रिक बिल मतलब बिजली के संगे उसमें मेरे को 310 बिजली विभाग के कारण मेरे को जेल में कर दिया था। कितने दिन जेल में रहा? 2-3 दिन जेल में रहा। कारण क्या शासकीय कार्य में बाधा डालना? अभी जो बैंक लूट हुई थी सर हमारे चितागढ़, मैंने एसपी साहब के खिलाफ एक पोस्ट डाल दी थी, तो एसपी ने मेरे को जानबूझ के जेल में कर दिया था, बिना नियम कानून घर से उठा के जेल में डाल दिया था, 151 कर दी थी, 3-4 दिन में रहा। मैंने सारी जानकारी बच्चों से ली, वहाँ बच्चे नए लड़के, कोई बीएड डीएड पढ़े हुए लोग, उनको जेलों में डाल दिया। 18 से 35 साल के बच्चे मैंने देखे, तो मेरा अंदर से हाँ, तो मैंने बच्चे मेरा अंदर से शिक्षक जाग गया। मैंने कहा ये अपनी हानि हो रही है, अपने क्षेत्र की जो युवा पीढ़ी है वो जेलों में पड़ी है, जो ऊर्जावान है, जो बाहर रह के काम कर सकती है, उनका परिवार तबाह हो गया, जिसके एक बार एनडीपीएस इस सरकार ने पहले 10 साल की सजा दी, अब 14 साल कर दी। 1 लाख जुर्माना था, 2 लाख जुर्माना कर दी, तो वो परिवार तो खत्म ही हो गया ना। जो बच्चा जेल में पड़ा है उसका तो परिवार पूरा तबाह हो गया, उसके माता पिता 10 साल 14 साल कितने होते भाई साहब, 14 साल में उसकी हालत खराब हो जाती है। तो आप कौन सा राष्ट्रीय कार्य कर रहे हैं? हम बड़े अधिकारियों से यही कहना है कि ना तो तुम किसानों का भला कर रहे हो, ना सरकार का भला कर रहे हो, तुम अपने निजी उसमें षड्यंत्रपूर्वक कर रहे हो। इसके लिए आप अधिकारियों को दोषी ठहराते हैं, इसके लिए तो जो सत्ता में बैठे हुए वो लोग दोषी हैं। तो जो सत्ता में बैठे हुए हैं तो उनको ये सत्ता वाले तो धर्म ये कोई उससे थोड़ी आएंगे, ये तो हिंदू धर्म से आए हुए, हिंदू मुस्लिम करके धर्म उनका चोला ओढ़ के। चलिए अभी हम आपसे कुछ और क्वेश्चन करेंगे, उसमें ये रहेगा आपका कांग्रेस में विरोधी कौन है? कांग्रेस में मेरा कोई विरोधी नहीं, हम सब मिलके काम करते हैं।
कोई विरोधी नहीं। विरोध क्या, विरोधी मतलब विरोध तो हमारे बीजेपी से, कांग्रेस से हमारा कोई विरोधी नहीं। 20 साल में क्या काम है, वो केवल कॉलेज है। अब आप और हम कॉलेज में पढ़े, मंडी इंडस्ट्रीज एरिया ये इनकी उपलब्धि नहीं है, मंडी बोर्ड का काम है। ये तो देखो नीमच की जो मंडी है सर, ये व्यापारियों की उपलब्धि है, किसानों की उपलब्धि है। जो बाहर से हमने सर्वे किया, मैं मंडी सदस्य रहा, मैंने सर्वे किया कि आप शिवपुरी से, गुना शिवपुरी से यहाँ अजमेर आता है, इंदौर तक की लहसुन आती है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप लोग इतने दूर क्यों आते हो? कि सर यहाँ पैसा अच्छा मिलता है, कैश फ्लो अच्छा मिलता है, बाहर अच्छा मिलता है, इसलिए हम यहाँ आते हैं। लेकिन यहाँ के तो बीजेपी नेता तो उसको निपटाने में लगते हैं। हुंडी चिट्ठी का व्यापार चलता था नीमच में, मंडी इतनी बड़ी क्यों बनी? हुंडी चिट्ठी का कारोबार चलता था, 8 दिन में पैसे देने रहते थे, तो सारा माल कैश, किसानों को कैश मिलता है। लेकिन बीजेपी के बड़े नेता ने हुंडी चिट्ठी का कांड किया था, सारा माल लेके भाग गया था, 5 साल से यहाँ आया नहीं था। तो बीजेपी के नेता तो इस मंडी को और इस क्षेत्र को डुबाने में लगे नीमच की। अब मंडी बनी, चकेरा मंडी बनी तो वो तो जगह छोटी पड़ रही थी, पैसा तो सब मंडी बोर्ड का था, कितने करोड़ों रुपए मंडी दे रही है। तो सरकार ने क्या किया, वो तो लग नहीं था, और इन्होंने जबरदस्ती पंडित दीनदयाल का नाम रख दिया। चलिए हम आपसे कुछ और क्वेश्चन करेंगे। सांसद में किसका कार्यकाल श्रेष्ठ मानते हैं? सुधीर गुप्ता, लक्ष्मीनारायण पांडे या मीनाक्षी नटराजन? मीनाक्षी नटराजन जी का हम श्रेष्ठ मानते हैं, उनको तो टाइम नहीं मिला, पहली बार मुख्य बनी, 5 साल का टाइम उनको समझने सीखने में लग गया। जो लंबा टाइम लक्ष्मीनारायण पांडे को मिला उन्होंने कुछ नहीं किया, लंबा टाइम सुधीर गुप्ता जी को मिला, इन्होंने कुछ नहीं करा। कम टाइम में अगर मीनाक्षी जी ने काम किया। ये तो आप कांग्रेस के होके बोल रहे हो, कांग्रेस के तो कांग्रेस के नेताओं की बात कर रहे हैं आप। नहीं कहा, सारी नीतिगत बात कर रहा हूँ मैं। मीनाक्षी जी जो चीजें लेके आई क्षेत्र में, डेमू ट्रेन लाई है ना, बहुत सारी चीजें। मैडम ने अफीम उत्पादन क्षेत्र में पैसे बढ़ाने की बात करी है, और उन्होंने रकबा बढ़ाने की बात करी है ना, उनकी सुनवाई होती थी। विधायकों की बात करें, नीमच में 3 विधायकों का कार्यकाल आपने देखा है, कुमान सिंह शिवाजी, नंदकिशोर पटेल और दिलीप सिंह परियार, किसका कार्यकाल श्रेष्ठ है? इसमें तो डॉक्टर चाचू जी का अच्छा रहा, डॉक्टर चाचू ने बहुत महत्वपूर्ण काम करवाए। नंदकिशोर पटेल जी का बहुत अच्छा रहा, उन्होंने कोई रतन बेराज बनाई, आपकी गाड़ी सागर बनाए, ऐसे कई योजनाओं में दोनों विधायक अच्छे रहे। शिवाजी और दिलीप जी कोई काम नहीं किया। शिवाजी का क्या काम था? कुछ नहीं करा, शिवाजी ने कुछ नहीं करा, बस सिर्फ घूमते रहे। दिलीप सिंह ने क्या करा? 20 साल से अपन देख रहे हैं, वो 2 कॉलेज की सीटें नहीं बढ़ा पाए। जाजू कॉलेज में जब लड़कियां गांव से पढ़ने, 4,500, एक बार मैं गया, डबका जी से मेरी बहस हो गई, डबका जी ने मेरे को ऑफिस में बिठाया कि राजन सिंह तू नेतागिरी कर रहा है, तो ये बता कि 400 450 सीटें हैं और 4,500 लड़कियां पंजीकृत है, तो हम तो ये फॉर्मेलिटी करने में रह जाते हैं। जो टीचर का है, मतलब प्रोफेसर नहीं है, ये नहीं है, सीटें बढ़ाई क्या इन्होंने? वो क्या वो डिग्री कॉलेज, एक भी कॉलेज नीमच में हुआ क्या? जबकि जिला मुख्यालय 5 कॉलेज होने थे, लेकिन कॉलेज नहीं बना पाए। आज युवा लोग भटक रहे हैं, हालत बहुत खराब है नीमच क्षेत्र की। कांग्रेस की खराब हालत पे क्या बोलोगे? कांग्रेस की हालत कहाँ खराब है? कांग्रेस के हम चुनाव लड़ रहे हैं, जीतते हैं, ठीक है। 20 साल से सत्ता में आने दी कांग्रेस में नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ के भागे जा रहे हैं, और कांग्रेस में नेता ढंग के बचे नहीं है। नहीं छोड़ के भागे नहीं। राहुल गांधी जी ने क्या बोला कि वो तो डर के भाग रहे हैं, जैसे महाराज सिंधिया जी चले गए साहब। सिंधिया जी क्यों डर गए? उनको खजाना बचाना, उनको उनकी सब बचा नहीं विरासत, तो इसलिए भाग गए। मतलब जो लोग भाग के गए वो कहीं ना कहीं डिफॉल्टर थे, इसलिए भागे। अब हम जो लोग जो ईमानदार है, हम प्रयास कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं, और ये हम पे आरोप लगता है कि तुम लोग विरोध नहीं करते हो, कि कांग्रेस विरोध नहीं कर पा रही। तो हमने विरोध सीखा है, हम पूरी तत्परता से हम जेल में जा रहे हैं, हम तत्परता से लड़ाई लड़ रहे हैं, और हर कमी को हम उजागर कर रहे हैं। ठीक, धन्यवाद। आपसे राजेंद्र सिंह तोमर, नीमच के कांग्रेस नेता और ऐसे किसान नेता जो कि हर बार किसानों के लिए मैदान में नजर आते हैं, सुबह सवेरे में आपसे रूबरू हुए और कई सवालों के जवाब दिए। अगली बार फिर अन्य किसी हस्ती से मुलाकात होगी और हम रूबरू कराएंगे उनकी बातों से, उनकी समस्याओं से और उनकी नीतियों से। तो बने रहे नीमच टुडे के साथ, देखते रहे नीमच टुडे।